नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बारी फिर से स्वागत है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कि हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले का रहने वाला है। इस इंसान को 7 मार्च को ऑस्ट्रेलिया में 40 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। 40 वर्ष की। और सज़ा सुनाते हुए ये भी कहा गया कि 30 वर्षों तक इनको पैरोल भी नहीं मिलेगा। यानी मिनिमम 30 वर्ष ऐसे होंगे जहाँ पे इन्हें जेल में कंसेक्यूटिवली 30 वर्ष जेल में काटने होंगे। बाहर निकलने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये कहानी है एक इंसान की जिसका नाम है बालेश धनखड़, जो कि हरियाणा का रेवाड़ी का रहने वाला इंसान है। ये वो इंसान है जिसके ऊपर 5 कोरियन लड़कियों का रेप, इंडिसेंट वीडियो और सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन लगे हुए हैं। 39 केसेस लगे थे उनके ऊपर और 39 केसेस की सुनवाई करने के बाद 40 वर्ष की इनको सज़ा सुनाई गई। जैसे ही सज़ा सुनाई गई, ऑब्वियसली ये लड़का जो है रोना शुरू कर देता है। कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि इसको ज़मानत दे दी जाए, पर कोर्ट और जज साफ तौर से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि ये उनके द्वारा सुनाया हुआ ऑस्ट्रेलिया में सबसे कठोर दंड है। आखिर ऐसा क्या किया था बालेश धनखड़ ने? ऐसी क्या फैंटेसी थी उसकी कोरियन लड़कियों के साथ? और किस तरीके से ये इंसान सक्सेसफुल रहा 3 वर्ष तक इस केस को ऐसे दबाने में, सप्रेस करवाने में, जहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि ये इन लड़कियों का रेप कर रहा है और इन लड़कियों के बारे में एक ऐसी प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है जिसको जानने के बाद आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ये रेपिस्ट था या कोई एक फुल फ्लेजेड कॉर्पोरेट हाउस की तरह रन करने वाला एक खूंखार आतंकवादी। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके की हरकत इसने करी उन लड़कियों के साथ, मेरे मन में सिर्फ वही विचार आता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं बालेश धनखड़ है कौन, कैसे ऑस्ट्रेलिया गया, कैसे इन लड़कियों को फंसाया और कैसे इवेंचुअली पकड़ा गया। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय इस इंसान की उम्र हो चुकी है 45 वर्ष। रेवाड़ी के सांजरपुर गांव का रहने वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके जो पिताजी हैं वो एयरपोर्ट से रिटायर हुए थे और दिल्ली के अंदर शिक्षा विभाग में भी वहाँ पे भी काम कर चुके हैं। 8 साल पहले ही वहाँ से रिटायर हुए हैं। इसका एक और भाई भी है जो इस समय वहीं रेवाड़ी में ही एक अपने पैतृक घर के अंदर रह रहा है। स्टूडेंट वीज़ा लेकर ये ऑस्ट्रेलिया पहुँचता है। जिस तरीके से हर गाँव वाले की और जिस तरीके से भारत में हर युवा की इच्छा होती है छोटे शहर से कि दिल्ली विल्ली ना जाके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस ऐसी जगहों पे जाएं और पढ़ाई करें, उसी तरीके से ये भी एक स्टूडेंट वीज़ा लेता है और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद ये वहाँ की ABC, ब्रिटिश टोबैको कंपनी और 1-2 कंपनीज और है जहाँ पे एज अ विजुअल एनालिस्ट काम करता है। कुछ समय काम करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में ही परमानेंटली अपना बेस बनाता है, हिंदुस्तान आता है, एक भारतीय लड़की से शादी करता है और उसे लेके वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। अब सवाल आता है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने के पश्चात इसके मन में कोरियन लड़कियों की ये फैंटेसी कहाँ से आई। इसकी कहानी बड़ी विचित्र सी है और बड़ी एक बॉलीवुड स्टोरी है। बेसिकली कहानी ये है कि सिडनी कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस इंसान ने बताया कि ये कोरियन मूवीज़ का, कोरियन म्यूज़िक का काफ़ी बड़ा फ़ैन था और अक्सर कोरियन मूवीज़ देखा करता था, म्यूज़िक वीडियोस देखा करता था, K-pop सॉन्ग्स सुना करता था। और इसी वजह से इसका जो इंटरेस्ट है, इसकी जो रुचि है, इसका जो आकर्षण है कोरियन लड़कियों की तरफ, युवतियों की तरफ, वो प्रचंड सीमा की तरफ बढ़ना शुरू होता है। इसीलिए वह उनकी भाषा और उनके मेकअप का स्टाइल, उनके पहनने का तौर तरीका, इन सब के प्रति आकर्षित होने के बाद ये डिसाइड करता है कि ही वॉन्ट्स टू गेट इन टच विथ कोरियन गर्ल्स। ये अपना समय कोरियन लड़कियों के साथ बिताना चाहता है। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये किसी कोरियन लड़कियों को जानता था ही नहीं और इसी वजह से एशिया पार्टनरशिप नाम से ये एक धांधलेबाजी की कंपनी शुरू करता है। और ये जो कंपनी है ये एक बहुत बड़ा सिस्टम साबित होने वाला था जिसके माध्यम से ये इन लड़कियों को फंसाने वाला था, जिसके बारे में मैं आप लोगों के सामने अब इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। और आप पूछोगे कि एशिया पार्टनरशिप नाम की ये फर्म क्या करती थी। तो इस इंसान ने गमट्री नाम का एक फ्रीलांस वेबसाइट है, वहाँ पे जाके इसने एड्स प्लेसमेंट करने शुरू किए। वहाँ पे ऐड प्लेसमेंट करने शुरू किए और वहाँ पे ये रिक्वेस्ट डाली कि ही इज़ लुकिंग फॉर गर्ल्स हु कैन ट्रांसलेट फ्रॉम कोरियन टू इंग्लिश। यानी कि ये ट्रांसलेटर्स ढूंढ रहा है जो कोरियन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। इन एड्स को देख के ऑब्वियसली बात है कई कोरियन लड़कियाँ जो कि ऑस्ट्रेलिया में अपने करियर बनाने के लिए आई थी या फिर पढ़ाई कर रही थी या पार्ट टाइम काम ढूंढ रही थी या फुल फ्लेजेड ट्रांसलेटर्स बनना चाहती थी, वो इन एड्स को देखती हैं और एशिया पार्टनरशिप जो कि इस इंसान की कंपनी थी उसमें आवेदन देती हैं।
आवेदन देने के बाद सबसे पहला स्टेप होता था बालेश धनखड़ के साथ मीटिंग। सबसे पहला और सबसे आखिरी स्टेप ही वही था कि आपको बालेश के साथ मीटिंग करनी है। मीटिंग करने के दौरान ये इंसान डिसाइड करता था कि कौन सी लड़की को ये फंसा सकता है, किस लड़की को अपनी झांसे में ला सकता है और किस लड़की के साथ अपनी हवस को मिटा सकता है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से ये लड़कियों को झांसे में लेता था। जब कोई कोरियन लड़की इंटरव्यू देने के लिए आती थी तो सबसे पहले उनको बुलाया जाता था होटल हिल्टन के कैफ़े में। वहाँ पे बैठ कर ये इनको सोजू वाइन ऑफ़र किया करता था, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लड़कियां आती थी इंटरव्यू के दौरान, बातचीत करते हुए सोजू वाइन का जो है 1-2 पेग लगा लिया करती थी, बात कर लिया करती थी। बातचीत के दौरान ही इसको रियलाइज़ होता था, ये एनालाइज करने की कोशिश करता था कि कौन सी लड़की को ये फंसा सकता है या किसको नहीं फंसा सकता है। उनको और प्रलोभन दिया करता था, जैसे कि ओपेरा हाउस दिखाने का प्रलोभन देके कि लेट्स गो टुगेदर एंड स्पेंड सम टाइम वहाँ पे। कई लड़कियां ऐसी होती थी जो इन अपॉर्चुनिटीज़ को बड़ा कैजुअल मानते हुए बालिश के साथ बड़ी फ्रेंडली तरीके से बातचीत किया करती थी। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी वाइन पीने में, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी ओपेरा हाउस जाने में। जैसे ही कोई लड़की थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाती थी कि इट्स ओके आई कैन गो टू योर हाउस या ओपेरा हाउस जाने में कोई इंटरेस्ट दिखाती थी, तो अगला स्टेप ऑफ द प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता था। उसका अगला स्टेप ये होता था कि वर्ल्ड स्क्वायर टावर जहाँ पे इसका घर था, ये लड़कियों को कहता था कि मेरी गाड़ी की चाबी मेरे घर पे रह गई है। ऐसा उनको झूठ कहता था और कहता था व्हाई डोंट यू कम विथ मी, और हम वहाँ से गाड़ी की चाबी लेंगे और ओपेरा हाउस की तरफ निकल जाएंगे एंड विल हैव अ गुड टाइम। लड़कियाँ साथ आने के लिए तैयार हो जाती थी। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में उनको लेके आता था, उनको शराब या आइसक्रीम देने का ऑफ़र किया करता था। कोई लड़की शराब एक्सेप्ट कर लेती थी, कोई लड़की आइसक्रीम एक्सेप्ट कर लेती थी। इस बात को एक नॉर्मल प्रोसीजर मान के या एक नॉर्मल तरीका मान के कि समवन इज़ ऑफरिंग यू समथिंग और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उन लड़कियों को लेकिन ये नहीं पता होता था कि इन शराब के अंदर और इन आइसक्रीम के अंदर पहले से ही नशीली दवाइयाँ मिली हुई होती थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि चूँकि लड़कियों को नौकरी की ज़रूरत थी, अपना घर छोड़ के वो भी दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में आई थी अपने करियर को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो वो ऐसे झांसे में आ जाती थी और कई लड़कियाँ पहुँच जाती थी बालिश के घर पे, जहाँ पे आइसक्रीम और शराब जो कि नशे में लिप्त होती थी उनका सेवन करवा के उनको बेहोश किया जाता था, उनका बलात्कार किया जाता था, उनका रेप किया जाता था, उनके आपत्तिजनक वीडियोस बनाए जाते थे और उनके फ़ोटोज़ निकाले जाते थे। आपको ये भी बता दूं कि बालिश के बिस्तर के ठीक बाजू में एक अलार्म क्लॉक थी, वहाँ पे एक स्पाई कैमरा भी लगा हुआ था। उस स्पाई कैमरे से भी बाकी की सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड की जाती थी और कुछ डेटा जो है बालिश खुद से अपने पर्सनल मोबाइल में भी रिकॉर्ड करके रखा करता था। अलग से कैमरे वगैरह होते थे पर मोबाइल में भी चीज़ों को रिकॉर्ड किया करता था। ये सारे के सारे माध्यम थे जहाँ से रेवाड़ी हरियाणा से निकला हुआ ये लड़का पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी लड़कियों का शोषण कर रहा था। ऐसे कई लड़कियों का शोषण किया गया और बालिश जो है ही वॉज गेटिंग मोर एंड मोर एग्रेसिव। उसको ऐसा लग रहा था कि उसे पकड़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे हिज लक रैन आउट। ऐसे ही झांसा देके ये एक लड़की को अपने घर पे लेके आता है, उसे शराब पिलाता है, बेहोश करता है और रेप करने की कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो लड़की अचानक से होश में आ जाती है और होश में आते ही वो भागकर बाथरूम में अपने आप को लॉक करती है और वहाँ से अपने एक फ्रेंड को मैसेज करती है कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये इंसान मुझे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा है। उधर से उसकी फ्रेंड का पलट के मैसेज का रिप्लाई आता है कि तुम जहाँ पर भी हो वहाँ से निकलो और सीधे पुलिस के पास जाओ, तुम कौन से फ्लोर पर हो, यू नीड टू गेट आउट ऑफ देयर इमीडिएटली। वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जैसे ही लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है भागने के लिए, बालिश वहाँ बाहर ऑलरेडी तैयार था। वो उसे घसीट कर फिर से उसका रेप करने की कोशिश करता है पर वो किसी तरीके से अपने आप को बचाने में सक्सेसफुल हो जाती है। वो वहाँ से निकलती है और 21 अक्टूबर 2018 को सिडनी पुलिस के पास पहुँच के कंप्लेंट रजिस्टर कराती है हरियाणा के इस सीरियल रेपिस्ट के बारे में और सारा किस्सा जो है पुलिस के सामने खोल कर रख देती है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और बालिश की खातिरदारी की तैयारी शुरू करती है। धनखड़ को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जब इसके घर की तलाशी लेती है तो उसके कंप्यूटर से 47 वीडियोज़ मिलते हैं जिसको एक फ़ोल्डर में ऑर्गेनाइज तरीके से रखा गया था।
इस फोल्डर के अंदर जिन कोरियन लड़कियों का बलात्कार किया गया था इस इंसान के द्वारा, उनके नाम के फोल्डर्स बना के रखे गए थे। अलग अलग लड़की के नाम के अलग अलग फोल्डर और उनका मटेरियल, सबके फ़ोटो, सबके वीडियोस डेडिकेटेड तरीके से स्पेसिंग करी गई थी, उनका एग्रीगेशन किया गया था, सेग्रीगेशन किया गया था उनका बेसिकली। कई वीडियोस की लेंथ तो 1.5 घंटे से लंबे तक की थी, जहाँ पे ये पाया गया कि किस तरीके से वो बेहोश लड़कियों का बलात्कार कर रहा है 1.5 2 घंटे तक। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर एक बुकमार्क किया गया था जिसको नाम दिया गया था स्मॉल ड्रग्ड कोरियन फक्ड। दिस वाज द नेम ऑफ द फोल्डर, द बुकमार्क, जो इन लड़कियों को डेडिकेट किया गया था। और इसके अंदर भी रेप के वीडियो रखे गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिस्तर के बाजू में एक अलार्म क्लॉक था जिसके अंदर हिडन स्पाई कैमरा लगा हुआ था, उससे भी काफ़ी वीडियोस बनाए गए थे। और इन वीडियोस को जब प्ले किया गया था जूरी के सामने, तो जूरी तो पूरे वीडियोस को देख भी नहीं पाई थी, इतना घिनौना था ये इंसान, इतने घिनौने कार्य किए थे इसने। स्क्रीन पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है जहाँ पे एक एक्सेल शीट मेंटेन करी गई है। जैसे होता है ना कि आप सॉर्ट करते हो, सॉर्ट एनालिसिस करते हो किसी भी चीज़ का, बिजनेस का बेसिकली, उसके अंदर लड़कियों का सॉर्ट एनालिसिस किया गया कि कौन सी लड़की को क्या पसंद है, ये आगे सक्सेसफुल होगा मामला या नहीं, इसको फंसाया जा सकता है या नहीं, इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, किस तरीके से इसको झांसे में लाया जा सकता है, इसको मेरी कौन सी हरकत से गुस्सा आया, इन ऑल दोस थिंग्स। बेसिकली एक लड़की को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करके उसके बारे में सारी जानकारी एक्सेल फाइल के अंदर मेंटेन करी जा रही थी और प्लानिंग करी जा रही थी कि किस तरीके से किस लड़की का बलात्कार किया जा सकता है। एक चीज़ तो साफ है कि कहीं से भी निकल के आप कितना भी पढ़ लिख लो, जो बचपन में लोग कहते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मानसिकता अगर ख़राब है तो आप कितना भी पढ़ लिख लें, आप वो दुष्कर्म करोगे ही जिसके प्रति आपकी रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिससे आपको आनंद मिलता है। अब सवाल ये है कि काफ़ी लोगों को 2018 के इस केस के बारे में 2023 तक कुछ भी पता ही नहीं चला। वो इसलिए क्योंकि 2018 में जब इसको अरेस्ट किया गया था, कोर्ट में इसकी पेशी करी गई थी, सबसे पहले इसको बेल इमीडिएटली मिल गई थी और बेल मिलने के साथ साथ इसने अपने केस के ऊपर एक सप्रेशन ऑर्डर भी लगा दिया था। सप्रेशन ऑर्डर बेसिकली होता है कि मीडिया या कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर सकता, ना ही विक्टिम बात कर सकते हैं, ना ही मीडिया आपकी फ़ोटो छाप सकता है, आपका नाम छाप सकता है, इस केस के बारे में कुछ भी डिस्कशन कर सकता है। तो अगले 3-4 साल तक किसी को इस केस के बारे में पता ही नहीं था। बट इवेंचुअली जब 2023 के अंदर दोबारा से इस केस की सुनवाई शुरू होती है, उसके बाद सप्रेशन ऑर्डर को हटाया जाता है और उसके बाद लोगों को पता चलता है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भारत से निकला हुआ एक रेपिस्ट आराम से घूम रहा था और बल्कि फ़रार था। बीच में एक समय ऐसा भी आया था जब ये बेल पे बाहर था, जहाँ पे ये कुछ समय के लिए गायब भी हो गया था। पुलिस को इसे ट्रैक डाउन करना पड़ा था और दोबारा से जब केस की सुनवाई शुरू हुई उसके पहले दे वर फोर्स्ड टू बेसिकली हंट फॉर हिम वन मोर टाइम। इस इंसान को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर और अपने डिफेंस लॉयर्स के ऊपर कि इसने अपना सब कुछ बेच के महंगा से महंगा वकील किया था अपने आप को बचाने के लिए। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये बच जाएगा, पर इसके अगेंस्ट में जो सबूत थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से ये इसका बचना नामुमकिन था। एक चीज़ बड़ी फ़नी थी इस सारे के सारे कांड में, लेकिन कि जब भी प्रेस वाले इसको चेज़ करने की कोशिश करते या इसकी फ़ोटो खींचने की कोशिश करते तो ये ऐसे भागता वहाँ से जैसे गधे के सर से सिंह। एक इंसान जो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी, जिसने सप्रेशन ऑर्डर भी लिया था, जो बेल पे बाहर था इतने टाइम से, उसकी सारी की सारी हेकड़ी निकल जाती थी जैसे ही सामने कोई कैमरा आता था मीडिया का। इसी वजह से उस टाइम पे ये हर समय मास्क लगा के चला करता था ताकि इसका रियल फेस जो है किसी को पता ना चल जाए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसके माँ बाप को कोई जानकारी थी भी या नहीं थी कि इनका जो बेटा वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करके शादी करके वहाँ पे अपने आप को सेटल करने के लिए गया है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे रेपिस्ट बन के घूम रहा है और किस तरीके से लोगों की नज़रें चुरा के भाग रहा है। एक कोरियन लड़की ने अपने स्टेटमेंट में कोर्ट को ये बताया कि जिस समय धनखड़ उसका रेप कर रहा था उसको होश आ जाता है और वो प्रोटेस्ट करती है, वो मना करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे लगा था हम सिर्फ दोस्त हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग व्हाट यू आर डूइंग। तो धनखड़ उस समय घबरा गया था और उसने कहा था कि अरे डोंट वरी एवरीथिंग इज़ ओके, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है मैं रुक जाता हूँ इन ऑल दोस थिंग्स। ऑब्वियसली वो डर गया था और उसने उस समय वो बलात्कार का जो अटेम्प्ट था वो बीच में ही रोक दिया था। वहीं पर एक दूसरी कोरियन लड़की ने बताया कि जब वो पहली बारी बालिश से मिली थी तो उसने इसे ऑफ़र किया था दारू वारू का एंड ऑल दोस थिंग्स और अपने घर आने का, पर जिसके लिए उसने मना कर दिया था क्योंकि शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल विथ इट। बट वेरी स्ट्रेंजली वो लड़की दोबारा से अगले दिन फिर से बालिश के साथ मिलती है उसी रेस्टोरेंट के अंदर, हिल्टन
होटल के कैफ़े के अंदर, जहाँ पे उसे कुछ पेजेस दिए जाते हैं कोरियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। उन पेजेस को ट्रांसलेट करने के बाद फॉर सम रीज़न उसका ट्रस्ट हो जाता है बालेश के ऊपर और वो उसके साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। एक्सक्यूज़ वही था कि गाड़ी की चाबी घर में रह गई है, ओपेरा हाउस चलेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। वो वहाँ पे जाती है, उसे भी वहाँ पे सोजू वाइन जो है ऑफ़र करी जाती है। अब सोजू जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो बालेश को ये लगा था कि उस लड़की को भी इमीडिएटली नशा हो जाएगा, पर वो लड़की ऑलरेडी काफ़ी पहले से वो सोजू वाइन का कंजम्पशन करती थी, मतलब शी वॉज यूज टू इट, तो उसको कोई फ़र्क कुछ पड़ा नहीं क्योंकि कल्चरली उसके लिए वो एक नॉर्मल सी चीज़ थी। लेकिन आपको कल्चरली कितना भी ज़्यादा आप यूज टू हो ना हो किसी भी चीज़ का, नशा होता है दारू का। कुछ समय तक बात करते करते वो अचानक से डांस वांस करने लगते हैं, ऐसा उस लड़की का कहना है, और सोजू पीते पीते उसे और नशा होने लगता है। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है, पर उसके बाद की सारी कहानी जो है एक वीडियो के अंदर पाई गई थी। हालांकि बालेश फिर भी इन सब चीज़ों से मना कर रहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर वीडियो में सब कुछ अवेलेबल था कि वो उन निर्दोष लड़कियों के साथ, मासूम लड़कियों के साथ क्या कर रहा था। इवेंचुअली केस की सुनवाई ख़त्म होती है और जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, 40 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें से 30 वर्ष तो ऐसे हैं जहाँ पे पैरोल नहीं दी जाएगी, यानी कि 30 वर्ष तो इसको कम से कम जेल के अंदर बिताने पड़ेंगे। काफ़ी इनह्यूमन केस रहा है ये ऑस्ट्रेलिया का, और काफ़ी इनह्यूमन केस है ये किसी भी व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटी, या किसी भी तरीके से इसको अगर आप आकलन करने की कोशिश करें। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है इस वीडियो में, जो मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे अपने दिल की भड़ास निकालने की, और वो ये कि बालेश धनखड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का अध्यक्ष रह चुका है। 2014 में इसकी फ़ोटो जो है नरेंद्र मोदी के साथ भी आई हुई है, और कई दूसरे बड़े नेताओं के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ इसकी फ़ोटोज़ आई हुई हैं। तो जैसे ही ये केस सामने आया था हिंदुस्तान में, जैसे ही इस केस के बारे में लोगों को पता चला, कांग्रेस की तरफ से और दूसरे लेफ्ट मीडिया की तरफ से और विपक्षियों की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आने लगी और कटाक्ष आने लगे कि देखो जी, रेपिस्ट जो है प्रधानमंत्री के साथ फोटो है उसकी एंड थिंग्स लाइक दैट। हालांकि वो ये चीज़ बोलना भूल गए कि इस इंसान की कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं के साथ, सेंट्रल मिनिस्ट्री में जो रह चुके हैं उनके साथ, और जो लोकल मिनिस्टर्स हैं हरियाणा के, उनके साथ भी काफ़ी फ़ोटोज़ इस बंदे की आ चुकी है। तो फ़ोटोज़ किसी के साथ होना ज़रूरी ये नहीं होता कि अगर ये इंसान रेपिस्ट था तो आप प्रधानमंत्री को भी रेपिस्ट बोल दोगे, क्योंकि उस तरीके से देखा जाए फिर तो कहानी काफ़ी ज़्यादा संजीदा हो सकती है ज़िंदगी के अंदर, और सीधा का सीधा ये कहा जा सकता है कि अगर दाऊद इब्राहिम टेररिस्ट था तो अनिल कपूर भी टेररिस्ट है। अनिल कपूर ने भी कहीं पे बम फोड़ा होगा, पर हमें भी पता है कि अनिल कपूर वगैरह की इनकी दोस्ती है, पर बम तो नहीं फोड़े हैं, एटलीस्ट ऐसा अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आया है। बट एनीवेज, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दिस केस बालेश धनखड़। फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद इंसान कोई गलत हरकत नहीं करता है, और ये केस एक बहुत बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है जहाँ पे पढ़ा लिखा इंसान किस तरीके से कोरियन लड़कियों का रेप कर रहा था। मेरा तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है भाई कि हिंदुस्तान छोड़ के बाहर जाते हो दूसरे देशों के अंदर, तो हिंदुस्तानियों की ऐसा नाम बदनाम ना करो। एज इट इज़ बाहर से कोई आता है तो आप लोग सड़क पे लड़कियों का जीना हराम कर देते हो, गोरियों को देखते ही। कम से कम बाहर तो छोड़ दो, उनके देश में जाके तो अपने देश का नाम बदनाम ना करो। और ये भी साबित होता है कि किस तरीके से पढ़ाई तो इस इंसान ने कर ली, पर किस तरीके से ऐसे तबके के लोग जिनके पास ज़मीनें हैं, बाप दादा की ज़मीनें बेच के पहुंच जाते हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर, बड़े बड़े देशों के अंदर। और ये राजस्थान, हरियाणा वगैरह में, पंजाब वगैरह से वैसे ज़्यादा होता है, राजस्थान का भी होता है, बट हरियाणा पंजाब वगैरह की तरफ से ज़्यादा होता है कि ये लोग निकल जाते हैं और वहाँ की चकाचौंध को देख कर गलत हरकतों में लिप्त हो जाते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट कि इनके माँ बाप भी इनके ऊपर ध्यान दें, और अगर कुछ पता चले कि बेटा गलत एक्टिविटी कर रहा है तो उसको बचाने की बजाय माकूल सज़ा दिलवाई जाए। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और यहाँ तक वीडियो देखा है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोज़ हैं उनको भी देख सकते हो, आप सपोर्ट शो कर सकते हो, चैनल का मेंबर बन के, पेड मेंबर बन के चैनल की ग्रोथ में सपोर्ट कर सकते हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीडियो को शेयर करें अपने सोशल मीडिया के ऊपर। कल होली है तो परसों होली है, कल मैं आप लोगों के साथ आऊँगा, होली के दिन नहीं आऊँगा क्योंकि होली आप भी एंजॉय कर रहे होंगे, मैं भी एंजॉय करने की कोशिश करूँगा। हमारी माता जी दिल्ली में आ चुकी हैं तो हमें घर का खाना मिलना शुरू हो चुका है, तो मैं इस खाने को थोड़ा एंजॉय करूँगा। बट फिलहाल इस वीडियो पे अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। अगले वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।